ये जो अध्याय है इसमें मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं, तुमसे बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बन जाएंगे, ना तो तुम इसको इजी समझो ना ही हार्ड समझो। अब यहाँ पे चैप्टर है दो चर वाले रेख एक समीकरण। दो चर, चर शब्द तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रेख एक भी हमने पहले पढ़ लिया है, रेख एक शब्द से हम पहले से परिचय हैं। अब यहाँ पर नया शब्द है युग्म, युग्म और समीकरण। अब समीकरण और युग्म, युग्म को छोड़ो, समीकरण के बारे में जब मैंने उसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसके बारे में तुम्हें समझाया था बहुपद के बारे में, तब मैंने एक बात कही थी कि ध्यान उठाओ कि ये बहुपद है, इसके बराबर में मैं 0 लिख दूं तो ये समीकरण बन जाएगा। तो ऐसी बहुपद है तो उसके बराबर में 0 लिखने पर समीकरण बन जाता है, बराबर में कुछ नहीं लिखा है तब तक वो बहुपद है। अब समीकरण भी ऐसी होती हैं, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, बहुपद, त्रिघात समीकरण। अब यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण पढ़ने हैं और रैखिक समीकरण का युग्म और दो चर वाले। पहले हमने एक चर वाले पढ़े। चर क्या होता है? जब हमारी इक्वेशंस दी रहती हैं, कंडीशंस दी रहती हैं, उसमें जो A to Z अल्फाबेट होते हैं उन्हीं को हम चर बोलते हैं। जैसे कि इसमें x और y चर है, x और x होता तो एक चर वाला समीकरण होता, यहाँ पर x और y एक और दो चर हैं तो ये दो चर वाला समीकरण हो गया। इसमें युग्म होना बहुत जरूरी है। मान के चलो मैं एक समीकरण को लिख दूं, ना तो उसमें x की वैल्यू संभव है और ना y की वैल्यू संभव है, ना तो x का मान निकाल सकते हो ना y का मान निकाल सकते हो। इसलिए यहाँ पर लिखा है दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म, यानी कि युग्म होना जरूरी है। और दो चर वाले रेखिक समीकरणों का युग्म होगा तभी उसका आंसर निकाल पाओगे, अन्यथा नहीं निकाल पाओगे। इसमें तुम्हारी इनको ऐसी समीकरण होती हैं, इनको 3 विधि से हल करने के लिए इस चैप्टर में दिया गया है। पहले शायद 4 थी, वज्रगुणन विधि थी, वज्रगुणन विधि को हटा दिया गया, उसको 9th क्लास में डाल दिया गया। जो 9th क्लास में सिलेबस था और 10th में भी था, तो या तो वो 9th से रिड्यूस कर दिया या फिर 10th से रिड्यूस कर दिया है। अब यहाँ पे ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, 3 विधियों से सॉल्व कर सकते हैं, उतने ही आंसर आएंगे। इस कन्फ्यूजन को तुम कभी मत रखना कि किस विधि से सॉल्व करें। एग्जाम में तुम्हारे विधि लिख के ही आएगी पहले से कि इस विधि से सॉल्व करें, और ना भी लिख के आए तो जो तुम्हें सरल लगता है, जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती है उससे सॉल्व करें। ग्राफीय विधि में सबसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास समीकरण होने चाहिए। अगर हमारे पास शब्द समस्याएं दी हैं तो उन समस्याओं से हम समीकरण बना लेंगे। उसके बाद हम चार्ट बनाएंगे 2। समीकरण 1 के लिए बनाया ये मैंने, ये समीकरण 2 के लिए बनाया। यहाँ मैं बेसिक बताऊंगा ओनली, और जो हमारे प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं उनको हम सेपरेट वीडियोज में सॉल्व करेंगे। 3.1 का अलग मिल जाएगा तुम्हें, 3.2 का अलग मिल जाएगा, 3.3 का अलग मिल जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ y की, यहाँ समीकरण 2 के लिए x की, यहाँ y की। समीकरण 1 को हमें यहाँ लिखना है। करना क्या होता है इसमें कि समीकरण 1 में सबसे पहले हम x की वैल्यू लेंगे। मान के चलो मैंने यहाँ पर x की जगह 5 लिया। अगर मैं यहाँ 5 लेता हूँ तो y की वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ से 5 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 14 में से मैं 5 कम करूँगा तो 9 बचेगा। अब की बार में मुझे y की पहले लेनी होती है। मान के चलो मैं y की वैल्यू लेता हूँ 2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो x की वैल्यू कितनी बचेगी? 14 में से 2 कम करके 12। ये हमारे पास बिंदु आ गए, पॉइंट आ गए ग्राफ के लिए। अब यहाँ समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 में मैं x की वैल्यू लेता हूँ 5 छोड़ो, हम ले लेते हैं 4। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी होगी? मैं +4 को इधर ले जाऊंगा तो प्लस माइनस की 4 हो जाएगा। 10 में से 4 कम करूंगा 6, माइनस उधर पहुंच जाएगा तो y की वैल्यू बचेगी -6। मान के चलो मैं y की वैल्यू लेता हूं यहाँ पर 5, तो माइनस का हो गया 5, ले तो प्लस का रहा हूँ, लेकिन इसको इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा ये 15। इतनी बड़ी यहाँ पर वैल्यू मत लेना जिनको ग्राफ पर बनाना संभव ना हो, नहीं तो तुम्हें उसी तरफ से डिजाइन करना पड़ेगा ग्राफ। या मान के चलो यहाँ पर तुमने 100 से ऊपर की वैल्यू ले ली,
100 200 300, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो। लेकिन ग्राफ भी तुम्हें उसी हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। तो हो सके जितना तुम्हारी समझ में आए छोटी छोटी संख्याओं से काम चलाना। ये बिंदु निकल आए, हम यहाँ पर समीकरण 1 की बिंदुओं की सहायता से यहाँ पर लाइन डालेंगे ग्राफ में, समीकरण 2 की अलग से लाइन डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जहाँ पर लाइन प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर जो बिंदु मिलेंगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि इससे बिल्कुल अलग तरीके से है और तीनों ही सरल हैं। प्रतिस्थापन विधि में पहले हमें ये दोनों समीकरण लिखनी होती हैं, फिर लिखते हैं हम जिस समीकरण से हमें हल करना होता है उस समीकरण से लिखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि समीकरण 1 से हल करें या 2 से करें, चाहे जो से समीकरण से सॉल्व कर सकते हो और आंसर उतना ही आएगा। मैं यहाँ पर समीकरण 1 से इसको करके तुम्हें समझाना चाहूँगा। समीकरण 1 से लिखा मैंने, तो समीकरण 1 को लिख लिया मैंने, x + y = 14। हमें यहाँ पर एक वैल्यू निकालनी होती है, चाहे x की निकाल लो y को उधर भेज के, चाहे y की वैल्यू निकाल लो x को उधर भेज के। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन में मत रहना कि हमें x की निकालें या y की निकालें, चाहे जौन सी वैल्यू निकाल सकते हो और इसकी आंसर उतने के उतने ही आएंगे, कोई भी अंतर नहीं होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 14 एज इट इज रहेगा और माइनस बाई इधर आके प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू निकला है, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। समीकरण 3 में x की वैल्यू तो निकल आई, लेकिन ये वैल्यू हमारी प्रॉपर वैल्यू नहीं है क्योंकि इसमें y भी इंक्लूड है, y भी पहले से जुड़ा हुआ है, इम्प्रॉपर वैल्यू है। पर इस इम्प्रॉपर वैल्यू की हेल्प से हम प्रॉपर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समीकरण 3 में जो x का मान है, तो x का मान हम रख देंगे अगले समीकरण में। उस समीकरण में x का मान हम उस समीकरण में रखते हैं जिस समीकरण से हमने शुरुआत नहीं की है। शुरुआत किससे नहीं की थी हमने, समीकरण 2 से। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, समीकरण 2 लिख लो, x - y = 10। समीकरण 2 क्या है, तो x की वैल्यू लिखनी है कितनी है, 14 - y = 10। माइनस बाई बेसिक वाली वीडियो मैंने सिखाया है, इनका बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक है 7th क्लास का। तो उसमें माइनस माइनस की संख्या जुड़ती हैं, कितना हो गया, माइनस के 2y माइनस के 14 का 14 वो सॉरी प्लस के 14 का 14 = 10। इसमें 14 को इधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो -2y = 10 माइनस के 14। कितना बचा यहाँ पे, -2y, इधर बचा माइनस के 4, माइनस से माइनस कट गया तो y = 4/2, 2 से कट जाएगा 2 बार, y = 2। अब यहाँ पर जगह नहीं बची, y की वैल्यू, y की प्रॉपर वैल्यू आ गई। इस y की मान को समीकरण 1 2 3 चाहे जौन सी में रख दो, आंसर तुम्हारा उतना ही आएगा। इस y की वैल्यू को 2 को यहाँ पे रखूंगा मैं, तो 14 में से 2 कम करेंगे, 14 में से 2 कम करने पर कितनी बचेंगे, x = 12 यानी कि 12। यहाँ तक शायद दिख रहा होगा तुम्हें। x और y की दोनों हमारे पास प्रॉपर वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर होता है। तो प्रतिस्थापन विधि भी काफ़ी सरल है, उससे भी सरल होती है तुम्हारी विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम दोनों समीकरण लिख लेंगे, x + y = 14, x - y = 10। अब यहाँ पर देखो संख्या मिल रही हैं, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं जोड़ने पर। तो जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते, इनको हमें 8th क्लास की तरह सॉल्व करना होता है, जोड़ना घटाना होता है। तो विलोपन विधि से अब मैं यहाँ देखूँ तो देखो x y से y कट रही है, कब लिखूंगा मैं, यहाँ जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर ये संख्या जुड़ेंगी और कट जाएंगी और चिन्ह चेंज नहीं होंगे। लेकिन मैं यहीं पे लिखूँ घटाने पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा प्लस का। तो देखो प्लस प्लस की संख्या तो नहीं कट सकती, तो यहाँ पर फिर x की कटेंगी। तो चाहे जो कर लो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ूंगा मैं यहाँ पर तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, तो y से y कैंसिल हो गया, इधर बचा 2x और ये हो गया जोड़ के 12, 14 और 10 24, x 24/2, 2 से 1 कट जाएगा तुम्हारा 12 बार, x की वैल्यू कितना आ गया 12। इस x की वैल्यू को मैं इनमें से कौन से भी समीकरण में रख दूं, मान के चलो मैं पहले ही समीकरण में रख रहा हूँ, तो x की जगह कितना रखूंगा मैं 12, और 12 को इधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 14 - 12। तो y की वैल्यू कितनी बचेगी 2, y की वैल्यू 2 बचेगी।
यही क्वेश्चन, यही आंसर, क्वेश्चन सेम था, अलग अलग विधियों से हमने सॉल्व किए तो आंसर भी उसका समान ही आया और आएगा भी, सीधी सी बात। अब इसमें थोड़ी तुम्हारे अगली प्रश्नावली के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको और समझ लो। इसमें और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि इसके व्यापक रूप से या फिर सामान्य रूप से तुलना करें तो यहाँ ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, और ये समीकरण एक है तो इसमें हम 1 भी लिखेंगे, इक्वल 1, A2 का वैल्यू भी B1 का वैल्यू भी 1 और C1 इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो C1 का वैल्यू -14। ऐसे ये समीकरण 2 है तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, इसका 1 और V2 का वैल्यू -1 और C2 का वैल्यू -10। यानी कि ऐसे इनकी हम तुलना करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर ये फॉर्मूले वर्क कैसे करते हैं, यदि तुम्हारा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, जैसे कि देखो यहाँ पर इक्वल नहीं है, चिन्हों का यहाँ पर अंतर है, तो वहाँ पर संख्याएं जो रेखाएं होती हैं, समीकरणों के बीच जो रेखाएं बनेगी, ग्राफ के बीच जो रेखाएं बनेगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी और उसका केवल एक हल होगा। यदि यहाँ पर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 निकालें और तीनों बराबर हैं, समान अनुपात में हैं, तो रेखाएं समपाती होंगी। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, यहाँ से पूछा जाता है कि ओटी टाइप में, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा तुम्हारा 1 नंबर के 1 मार्क्स में आएगा कि रेखाएं समपाती होंगी, फिर नीचे 3 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन एक अलग से दिया होगा, उसमें से ये सही आंसर होगा। अगर रेखाएं समपाती होती हैं यानी ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है तो अनेक हल होंगे। यदि इनके हल हैं, चाहे अनेक हल हो, चाहे एक अद्वितीय हल हो, एक हल हो, तो उनको संगत कहेंगे। इस कैटेगरी को क्या नाम दिया गया, संगत। और यहाँ पे ये बार बार पूछा जाता है, संगत असंगत की हमारी इस प्रश्नावली में, इस अध्याय में प्रश्न भी हैं। अब कंडीशन ऐसी बनती है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 नहीं है, दो आगे की वैल्यू तो बराबर हैं और लास्ट की वैल्यू बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेखाएं समांतर होंगी, एक सीधी लाइन में निकलती चली जाएंगी, और असंगत कहेगा उसको, यानी कि जिसके कोई हल नहीं है, समांतर रेखा होती है उसके कोई हल नहीं होते और वो असंगत कहलाता है। उस कैटेगरी को नाम दिया गया है असंगत। यहाँ से समझ में आ गया तो ये समझो कि तुम्हारा एक नंबर तुम्हारा बन ही गया। अब यहाँ एक बात और समझ लो कि यहाँ पर कंडीशन कौन सी नहीं बनी, यहाँ पर एक भी कंडीशन ऐसी नहीं बनी कि तीनों ही बराबर ना हो। तीनों बराबर नहीं हो तो हम क्या कहें, क्या कंडीशन लगाएं, तो तीनों बराबर नहीं है, तीनों का मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2 इक्वल नॉट C1 अपॉन C2, तीनों ही बराबर नहीं है। उस स्थिति में हम क्या लगाएं, तो ऐसी स्थिति में हमें लास्ट वाले अनुपात से कोई लेना देना नहीं है, अनुपात यानी C1 अपॉन C2 से कोई लेना देना नहीं है। हम शुरू के दो ही देख कर बता दें कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है, तो संख्याएं प्रतिच्छेदी होंगी और केवल एक हल होगा, संगत कैटेगरी में आता है। ऐसे ही तीनों बराबर हैं, इसका तो हमारे पास है फॉर्मूला, और इधर का बराबर नहीं है, इसका भी है। जो था नहीं, जो कन्फ्यूजन आने वाला था तुम्हारे दिमाग में, वो मैंने पहले ही बता दिया, और यहाँ से इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ध्यान रखना।